हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की बुक से, ठीक है। जो हम लोग का 12मासा चैप्टर है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो ये बुक फर्स्ट हम लोग को जो अंतरा भाग 2 है, ठीक है, भाग 1 है, ठीक है, सॉरी भाग 1 है। तो उसका आज हम लोग जो 12मासा चैप्टर से जो आपको जितना भी पढ़ना है चैप्टर, उसका एक ही वीडियो में आज कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। और एक वीडियो जो राम रथ का प्रेम है उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है, डाला हुआ, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है। और ये जो चैप्टर है 12मासा से लेके आपका जितना आखिरी चैप्टर तक है, जहाँ आपका आखिरी चैप्टर होगा ममता कलिया वाला सर, दूसरा देवदास, ठीक है सर। तो वो चैप्टर तक हम लोग एक ये 12मासा से लेकर वो चैप्टर तक आज देखने वाले हैं। आज जो अगला आपका सेकंड बुक रहेगा उसको एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट में, मॉडल सेट से ही आपका क्वेश्चन लगभग आने वाला है। मॉडल सेट का ही क्वेश्चन आप लोग को देखने वाले, जो हम लोग मॉडल सेट में सेकंड टर्म में जो बनाए थे उसमें छूटा हुआ क्वेश्चन जा वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि अघन मास की विशेषता बताते हुए बिरहनी नागमती की व्यर्था कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कि अघन मास में उसको क्या अनुभूति होती थी, ठीक है, उसकी विशेषता बताने को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपका अब आंसर देख लेते हैं। अघन मास में सर्दी आरंभ हो जाती है, ठीक है। अघन मास में क्या होता है कि सर्दी आरंभ हो जाती है। इस मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। क्या होता है, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है, आप लोग समझ रहे हैं। प्रियहीन नायिका को यह लंबी रातें काटना अत्यंत दुष्कर होता है, ठीक है। रात के एकाकीपन में नायिका को प्रिय का वियोग और पीड़ादायी हो जाता है। क्या होता है कि उसका जो हस्बैंड है उसको छोड़ के चला गया है, तो इसको अकेलापन महसूस हो रहा है रात में, ठीक है। तो इसको रात काटना मुश्किल हो रहा है, अत्यंत दुखदायक हो रहा है, ठीक है। और इसे दिन छोटे और रातें लंबी लगने लगती है। प्रियहीन नायिका, इस दिन मतलब क्या होता है कि अघन मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसको रातें काटने में अत्यंत दुष्कर होता है, मतलब दुखदायक होता है, ठीक है। रात के एकाकीपन में नायिका को वियोग में तड़पती है। आगे देखा जाए, देखते हैं क्या पे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वैसे भी एकाकीपन के कारण नागमती को दिन में दुखदाई लगता है। क्या होता है कि दिन में एकाले मतलब एकाकीपन मतलब अकेलापन, ठीक है, अकेलापन के कारण उसको क्या लगता है, दुखदाई लगता है। वो अपनी प्रिय की याद में दीपक की बत्ती के भांति सुलगती रहती है। वो प्रिय मतलब अपने पति के याद में, ठीक है, अपने पति की याद में क्या होता है कि दीपक के भांति बत्ती के जैसा, ठीक है, भांति बोल रहे, बत्ती के जैसा सुलगती रहती है। आगन मास के ठंड नागमती को नस से सेक तक कपकपा जाती है। क्या होता है कि आगन मास के टाइम ठंडा का महीना भी होता है, थोड़ा कपकपा जाती है। नागमती कहती है कि प्रिय के बिना उससे इतनी ठंड झेलना मुश्किल हो रहा है। कि नागमती को क्या लग रहा है कि उसको इतना ठंडा लग रहा है उसके प्रिय पति के बिना, ठंड झेलना मुश्किल हो रहा है, कि यहाँ पे झेल नहीं सकती, ठीक है, मतलब झेलना मुश्किल हो रहा है या झेल नहीं सकता है, ठीक है। तो झेल नहीं सकता, आप अपने शब्दों में लिखिए, कोई बात नहीं है। उसके प्रति उसके जो पति है, ठीक है, उसके पति कहाँ गए हैं, प्रदेश गए हुए हैं। अन्य सखी सहेलियों को सजा धजा देखकर उसकी मनोपीड़ा और बढ़ जाती है। क्या होता है कि उसका जो अगल बगल के जो उनके सहेलियां हैं उनको देखता हुआ सजा उजा, तो उनका पीड़ा जो और बढ़ जाता है। इस महीने में सर्दी बचने के लिए लोग आग जलाकर उससे सम्मुख बैठकर तापकर स्वयं को सर्दी से बचाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगन का मास का टाइम क्या होता है कि आग जलाकर एक जगह 5 आदमी 6 आदमी बैठकर क्या करते हैं, आग को सेकते हैं, यानी हाथ पैर को सेकते हैं ताप कर, ठीक है, स्वयं को सर्दी से बचाते हैं। परंतु इन सब से विपरीत नागमती की वियोग की अग्नि जला डाले दे रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि नागमती का वियोग को अग्नि जला डाले दे रही है, ठीक है। नागमती के हृदय में विरह की अग्नि से उसका शरीर उसका सारा शरीर है, ठीक है, सारा तन बदन जल रहा है। कि शरीर या तन बदन वही हुआ कि जल रहा है, ठीक है। आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है समाप्त होता है। एक से दो बार आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियत खाही मोही नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की वीरा दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपका इंपॉर्टेंट अब इतना को थोड़ा दूर में रखिए। आप क्या है यहाँ पे क्या बोला जाए कि नायिका की वीरा दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो बिरहनी नायिका है, ठीक है, उसका जो वो वियोगावस्था में तड़प रही है उसका वर्णन आपको यहाँ पे करने को बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 से 2 बार हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मालिक मोहम्मद जायसी ने 12मासा के वर्णन के
अंतर्गत बिरनी नाग मेहता के मुख से कहलवाया है कि विरह रूपी बाज उसका शरीर को नीच नोच कर खाती है। क्या होता है कि जो बाज है, ठीक है, उसके शरीर को क्या होता है कि नोच नोच कर खाती है। वह विरह रूपी बाज ने उसका शरीर पर नज़र गड़ा रखी है। बाज ने क्या किया, उसका शरीर पर नज़र गड़ा रखा है। नागमती को लगता है कि यह बाज उसके मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, कि उसके पति के बिना उसको बाज टाइप लगता है, ठीक है। बाज क्या होता है कि उसको लग रहा है कि बाज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। नागमती वियोग सहते सहते तंग आ चुकी है। क्या होता है कि नागमती क्या हुआ है कि वियोग सहते सहते अपने पति के बिना दूर रहते रहते वो तंग आ चुकी है। अब उसके लिए यह वियोगावस्था सहना मुश्किल हो चुका है। शीत की अधिकता से अकेलेपन के भय से उसका शरीर कँपा रहा है, क्या हो रहा है, काँप रहा है, ठीक है। उसके उसके शरीर का सारा रक्त निचोड़ चुका है। उसका शरीर का क्या हुआ, सारा रक्त जो है वो निचोड़ चुका है। नागमती को लगता है कि दुख में उसके शरीर का मांस गल चुका है। क्या हुआ कि दुख में, वो दुख झेलते झेलते उसको लग रहा है कि उसका जो शरीर का मांस है, ठीक है, वो क्या हुआ है, गल चुका है। दुख में जलने के कारण उसका शरीर सूख गया है, और हड्डियों से शरीर से बाहर जो उसका हड्डियाँ है, ठीक है, शरीर से बाहर निकल कर दिखने लगी है। वो वियोग की पीड़ा में पियो पियो रटने लगी है। पियो पियो मतलब पिया पिया रटने लगी, अपने पति के जब रट लगाए रखा है, ठीक है। नागमती स्वयं को मृत्यु के समीप पाती है। उसको लगता है कि हम अब मृत्यु के करीब आ गए हैं, ठीक है। प्रिय मिलन के लिए उसका जो हृदय है चित्करा उठता है। मतलब उसका जो प्रिय मिलन, अपने पति के मिलने के लिए वो बेकाबू हो उठती है, ठीक है, बेकाबू, ठीक है। वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाती है। उसका पति आकर अपनी सारस रूपी प्रिया के पंखों को समेट ले, ठीक है। आपको ये आंसर आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि माघ मास में बिरयानी को क्या अनुभूति होती थी, ठीक है। तो माघ मास में शरद ऋतु जो कपकपा देने वाला अधिक महीना है माघ मास, ठीक है। तो ये आपका कौन सा महीना था, ये था आपका जियत खाई वाला, तो पढ़ लिए। या जो आपका जो एक महीना क्या है, अगहन का महीना। इसमें क्या होता है, अगहन के महीना में सर्दी आरंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगहन का मास में क्या होता है, अगहन के मास में सर्दी आरंभ हो जाती है, ठीक है। अब आपको जो मास है, जो मास महीना है उसका पढ़ना है। मास 3 महीने की इसमें बात है, अगहन पूस और जो माघ है, 3 महीने की बात है इसमें। तो माघ मास की बात कर लेते हैं अब। माघ मास में शरद ऋतु कपकपा देने वाला महीना है। क्या होता है कि उससे ज़्यादा और ठंड बढ़ जाता है, ठीक है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय क्या होता है कि सर्दी स्टार्ट होता है, और अभी क्या हो रहा है कि सर्दी अपना चरम सीमा में, यानी बहुत अधिक अधिक में सर्दी होती है, ठीक है। अधिकता के कारण पाला भी पड़ने लगता है। सर्दी के क्या होता है, सर्दी के अधिकता के होने के कारण पाला भी पड़ने लगता है। ठंडा तो जाहिर बात है कि सर्दी रहेगा, ठंडा का दिन है तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। बिरयानी नायिका को माघ मास में विरह की मोर झेलना मृत्युकाल के समान लगता है। क्या कि उसको जो अगहन का महीना था उसमें ही उसको इतना तकलीफ हो रहा था, तो और ठंडा पड़ने के कारण नायिका जो है बिरयानी, उसको और विरह की मोर झेलना मृत्युकाल के समान लगने लगा, ठीक है। क्या हो कि मृत्युकाल के समान उसको लगने लगा। नायिका को अनुभव होता है कि पति के बिना वो सर्दी से छुटकारा नहीं पा सकते। अब नायिका को अनुभव होने लगा कि उसके पति के बिना उसको अब छुटकारा नहीं मिल सकता है, ठीक है। दूसरी ओर नायिका को काम भाव से सताने लगता है। नायिका सर्दी के रातों में पति मिलन की तड़प उठती है। क्या होता है कि नायिका जो है सर्दी के रातों में, मतलब यानी ठंडी की रातों में जो ठंडा देता है, और सर्दी भी उस टाइम सर्दी भी अधिक अधिक रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, पति मिलन के लिए तड़प उठती है, रात रात को वो तड़पती है पति मिलन के लिए। माघ मास में वर्षा आने से नायिका के कपड़े गीले हो जाते हैं। क्या होता है कि वर्षा आ जाने से जो नायिका है उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, ठीक है। गीले कपड़े उसके शरीर से बाण की तरह बंधते हुए प्रतीत होता है। वियोग में दुखी रहने के कारण उससे रेशमी वस्त्र पहनना नहीं भाता है। मतलब वो क्या होता है कि वो जो वियोग में है, ठीक है, वियोग में दुखी रहने के कारण उसका जो रेशमी वस्त्र पहनना नहीं भाता है, ठीक है। वह साल श्रृंगार भी नहीं कर सकती, वो श्रृंगार भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अपने पति के बिना अच्छे लगता ही नहीं है। वो ना उसको मृत्युकाल के समान लगने लगा। उसका जो शरीर है वो वियोग में तड़प तड़प कर एकदम तिनके की तरह सूख गया है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो श्रृंगार है, वो उसके बाद जो उसका रेशमी वस्त्र है उसको अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगने लगता है, ठीक है। देख लेते हैं आगे, आपका जो लास्ट लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। विरह में नायिका सूखकर तिनके की तरह हो गया है, ठीक है। अब वो दुख राख बनकर उड़ा देना चाहता है। जो वो आपका जो उसका दुख है, ठीक है, वो दुख को क्या कर रहा है कि जो अपना राख जो राख होता है, जला हुआ, जो जैसे कि कुछ भी जलाएं तो उसका जो राख है, तो राख बनाकर वो उड़ा देना चाहता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर 2 बार भी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से।
वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं? इस बिरयानी जो है बिरयानी, ठीक है, बिरयानी को क्या संबंध है, इससे बिरयानी का क्या संबंध है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मॉडल सेट में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना है आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँगा। जो फागुन मास है, ठीक है, फागुन मास में वृक्ष से पत्तियाँ गिर जाती हैं, जो फागुन का महीना रहता है, ठीक है, क्या होता है कि वृक्ष से पत्तियाँ गिर जाती हैं और वनों से ढाके गिरने लगती है, वनों से ढाके गिरने लगती है। वन पेड़ों की दशा देखकर बिरयानी नायिका को उदासी दोगुनी बढ़ जाती है। नायिका को अपनी आशाएं पर पत्तों की तरह झड़कर नष्ट होती नजर आ रही है। जैसे कि वनों से, जो फागुन का महीना होता है कि वनों से जो पत्तियां है झड़ जाती, उसको भी लग रहा है कि अब मेरा भी दशा खराब होने वाला है उस पेड़ की तरह, ठीक है, जैसे कि वो झड़ जाते हैं तो उसे वैसा हाल मेरा भी अब होने वाला है, ठीक है। देखिए व्याख्या का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, इसीलिए आप व्याख्या को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितने भी आपका मॉडल सेट का जो 5 मॉडल सेट है, 5 का अगर आपका जो अथवा वाला भी है तो आपका 10 व्याख्या आपका एक वीडियो सेपरेट आएगा और वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर 10 कर लेते हैं तो वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपका वहीं से सोल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए व्याख्या का एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है, तो चलिए देख लेते हैं आप दूसरा चैप्टर जो हम लोग का है, जो दूसरा चैप्टर है कवित सवैया, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कवित ने चाहा चरण ले सुजान क्यों कहा है, ठीक है। तो कवि ने चाहा चरण यह संदेशों ले सुजान क्यों कहा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कवि को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शनों की काफ़ी लंबे से इच्छा है, ठीक है। क्या हुआ कि जो कवि है वो अपना जो प्रेमिका है, ठीक है, उससे वो मिला नहीं है बहुत दिनों से, तो उसको जो कवि है उसको बहुत भावुक है मिलने के लिए, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, ठीक है। तो उसकी प्रेमिका से उससे मिलने के झूठे वादे करती है, जो प्रेमिका है उससे क्या करता है कि कवि से झूठे वादे करते हैं मिलने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है। इससे कवि उदास हो जाता है, कवि के आश्वासनों पर विश्वास करते करते उसके आने की प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह थक गया है। जो कवि है वो अपनी प्रेमिका का जो वेट करते करते थक जाता है बुरी तरह से। कवि को लगता है कि अब उसके प्रण निकलने को, वो मतलब क्या होता है कि इंतजार करते करते वो लड़की जो है प्रेमिका, ठीक है, वो बोला है कि आपसे हम मिलेंगे और मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कवि क्या होगा, थक गया है बुरी तरह से, उसका हालत खराब हो गया है। अब कवि को लग रहा है कि उसके प्राण जो उसका प्रेमिका है उसके बिना निकलने को है, ठीक है। उसके प्राण होंठों तर आकर ठहर गए हैं। क्या हुआ कि जो कवि है उसका प्राण क्या हुआ कि होंठों तक आकर ठहर गए हैं। वो होंठों पर आकर इसलिए अटके हैं ताकि सुजान का संदेशा लेकर ही निकले। वो इसलिए आकर होंठों तक अटके हैं क्योंकि वो चाहता है कि सुजान का रिप्लाई, जो वो मैसेज में रिप्लाई, ठीक है, जो वो मैसेज वाला रिप्लाई नहीं, मतलब वो जो बोलना चाहती है उसका जो वेट कर रहा है कि उससे मिलने का, अगर उसका कुछ रिप्लाई आ जाए, ठीक है, उसका मिलने के लिए कुछ रिप्लाई आ जाए तो वह संदेशा लेकर ही निकलना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ तक समाप्त होता है। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या है, कवि ने मौन होकर अपनी प्रेमिका की कर्ण से प्रण पालन को देखना चाहती है, ठीक है। तो वही बात है, देखिए कि जो उसकी प्रेमिका है वो मुंह मोड़ लिया है, जैसे कि उससे बात नहीं कर रहा है, खाली झूठे वादे करते थे मिलने का, बोला था कि मिलेंगे बट मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कवि उदास है, वो उसके बिना तड़प रहा है, ठीक है, जो प्रेमिका है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि मौन होकर जो प्रेमिका है उसके कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। कवि मौन रहकर अपनी प्रेमिका सुजान के इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार को अनसुना करके चुप रहती है। जो कवि है वो देखना चाहता है कि सुजान जो है, ठीक है, उसकी प्रेमिका, वो कब तक चुप रहता है मुझसे बिना बोले हुए, कब तक वो चुप्पी धारण कर रह सकता है, ठीक है। वो देखना चाहता है, कौन देखना चाहता है, तो उसका प्रेमिका कवि, ठीक है। चुप्पी साध लेने का प्रण ले लिया है, इसीलिए क्या हुआ कि ये कवि को लगता है कि सुजान ने अब चुप्पी साध लेने का, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो लग रहा है कवि को लग रहा है कि वो चुप्पी साध लिया है, हमसे ना बात करने का प्रण ले लिया हुआ, ठीक है, मतलब नहीं बात करने का वो कसम खा लिया है कि वो हमसे बात ही नहीं करना उसको, इसलिए वो उसकी ओर ताकती तक नहीं। क्या हुआ कि इसलिए प्रेमिका जो है कवि की ओर ताकता भी नहीं है, ठीक है, मतलब ताकती भी नहीं है। सुजान वही प्रेमिका उसका उस पर ताकती भी नहीं कवि पर, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं। कवि ने किस प्रकार कान खोली की बात की है, ठीक है, कही है। आपका ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब मॉडल सेट में दिया हुआ, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटने वाला है,
जो बुक से आपका रिलेटेड है क्वेश्चन, आपको अगर अथवा में 2 क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको एक भी नहीं मालूम होगा तो दूसरा आपको जरूर आता होगा। इसलिए अगर आप एक बार वीडियो देख लेते तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कवि ने किस प्रकार कान खोली की बात की है, आप क्वेश्चन बताएं। कवि ने अपनी करुणा भरी पुकार से नायिका सुजान के कान खोलने की बात की है। जो उसकी प्रेमिका है सुजान, ठीक है, उसको कान खोलने की बात कही गई है, ठीक है, नायिका सुजान के कान खोलने की बात कही गई है। ये जो चैप्टर, ये जो हम लोग का प्रश्न है ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और जो ये देखिए यहाँ ये वाला चौथा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये आपका मॉडल सेट में शायद नहीं दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी उतना नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैंने बताया था कि एक ही वीडियो में आप लोग का पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है, असगर वजाहत जी ने लिखे हैं शेर पहचान एवं साझा, चार हाथ साझा, ठीक है, चैप्टर का नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा, ये चैप्टर का नाम है। असगर वजाहत जी ने लिखे हैं, चैप्टर का लेखक हैं। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। तो लोमड़ी, यहाँ पे क्या बोला है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, ये आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन है। लोमड़ी जो है शेर के मुंह में स्थित रोजगार के दफ्तर में दरख्वास्त होने के लिए स्वेच्छा से जा रही थी। उसको लग रहा था कि जो लोमड़ी शेर का मुंह है, ठीक है, वहाँ पे उसको रोजगार का दफ्तर मिलेगा, इसीलिए वो खुद से दरख्वास्त होने के लिए स्वेच्छा से जा रही थी, ठीक है। उसको बहकाया गया था लोमड़ी को कि शेर का मुंह में रोजगार का दफ्तर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई बहकाएगा कि आप वहाँ जाइए आपको वहाँ पे नौकरी मिलेगा, तो आप जरूर है कि अवश्य आप वहाँ जाइएगा, ठीक है। आप नौकरी के लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बोला जा रहा है कि आपको बहकाया जा रहा है कि वहाँ पे नौकरी का दफ्तर है, आपको वहाँ नौकरी का संभावना है, मिल सकता है, तो आपको बहकाया गया तो आप वहाँ जाके फंस सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया। ये क्वेश्चन भी आपका मॉडल सेट में है, ठीक है। कहानी में जो लेखक है, ठीक है, लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो लेखक ने अपनी लघु कथा और शेर की तानाशाही, ठीक है, लघु कथा और शेर का जो तानाशाही है, ठीक है, एवं भ्रामक मतलब उसका जो भ्रम हुआ था व्यवस्था के सुधारधार एवं प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। कि जो शेर का जो भ्रम था भ्रामक, ठीक है, व्यवस्था का सुधारधार एवं प्रतीक का रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, 1 से 2 बार पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एक लाइन का तो आंसर ही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर है। जो शेर का मुंह है और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो सिंपल सा शब्द है कि सर देखिए यहाँ पे अगर शेर का मुंह में आप जाते हैं तो आप कभी लौट के नहीं आइएगा वापस, ठीक है। अगर आप रोजगार का दफ्तर में जाइएगा, अगर यानी नौकरी आप कीजिएगा, रोजगार का दफ्तर यानी नौकरी, ठीक है, आप अगर नौकरी कीजिएगा तो आप खुश रहिएगा, आपका परिवार खुश रहेगा और आने वाला आपका कल अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप शेर का मुंह में जाते हैं तो आप खुद ही सोचिए ना कि आपका शेर का मुंह में जाना पसंद करेंगे या रोजगार का दफ्तर में जाना पसंद करेंगे, तो इसका आपको अंतर बताना। तो आप खुद से लिख सकते हैं कि शेर का मुंह और रोजगार का दफ्तर यानी आपका नौकरी और शेर का मुंह, ठीक है, क्या अंतर है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेखक ने, ठीक है, लेखक ने शेर का नामक लघु कथा शेर के मुंह का रोजगार का दफ्तर बीच अंतर बताते हुए कहा कि बाहर स्थित रोजगार का दफ्तर मिथ्या है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका कि शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो आपको तो समझ में आ गया कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन ये शॉर्ट में दिया हुआ है, आप इसको अच्छा से अपना तरीका से लिख सकते हैं। तो रोजगार दफ्तर के अंतर बताते हुए कहा कि बाहर स्थित का रोजगार दफ्तर मिथ्या है, ठीक है। चलिए अब पहचान की बात कर लेते हैं। इसका 4 भाग है, ठीक है, शेर पहचान चार हाथ साझा, ठीक है, साझा का खेती, वहाँ पे साझा खेती आपको भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए पहचान की बात कर लेते हैं, पहचान का जो क्वेश्चन आंसर उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे राजा है, ठीक है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। क्योंकि जो राजा है, ठीक है, उसको क्या है कि बहरी, अंधा और गूंगा प्रजा पसंद है राजा को, ठीक है। अगर जनता बहरा रहता है तो क्या होता है कि बहरा रहता है तो जो राजा कोई कुछ भी गलत करता है तो उसको सुन नहीं सकता है। अगर राजा कुछ भी गलत करता है तो कोई अंधा है तो वो देख नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको उस तरह का राजा पसंद, प्रजा है, जो प्रजा है उसको पसंद है राजा को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। राजा को गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा पसंद है, जो बिना कुछ कहे सुने बिना देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। इसलिए राजा ने प्रजा को अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए हुक्म दिया। समझ गए। यहाँ पे सिंपल शब्दों में है, 2 लाइन आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि आंखें बंद रखने और
खोलकर देखने का क्या परिणाम निकले। जो आंखें बंद रखने, ठीक है, आंखें बंद रखकर उसके बाद खोलकर क्या परिणाम निकला, आंखें बंद करके क्या परिणाम निकला और खोलकर क्या परिणाम निकला, वो देखने वाले हैं। ठीक है, राजा ने अपने राज्य के स्वर्ग बनाने का झांसा देकर लोगों को अपने आंखें बंद कर लेने का हुक्म दिया। जो राजा थे वो सभी प्रजा को क्या हुआ कि झांसा देकर, मतलब उसको लालची देकर, ठीक है, लालची देकर अपनी सबको आंखें बंद करने के लिए बोला कि अपना जो राज्य है, ठीक है, अपने राज्य को स्वर्ग बनाने का झांसा देकर क्या हुआ कि राजा ने अपने स्वर्ग को राजा क्या वो स्वर्ग बनाने का झांसा देकर लोगों को अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए हुक्म दिया। ठीक है, और एक दिन खैराती और छिद्दू ने अपनी आंखें खोलकर देखना चाहा कि उनके राज स्वर्ग हो गया है अथवा नहीं, तो उन्होंने अपने आंखें सामने राजा पाया। ठीक है, अपने वहाँ क्या हुआ कि अपने राजा को, अब जो वो सामने जब आंखें खोला तो उन्होंने अपने सामने क्या पाया, राजा को पाया। वो एक दूसरे को ना देख सके। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा, आप एक बार पढ़ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न दो खत्म हो गया है। जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजा के कौन कौन के हुक्म निकाले। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडल सेट में भी आपका ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि जनता राज्य की स्थितियों से, ये क्या क्वेश्चन है कि जनता राज्य की स्थिति, ठीक है, कि और से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। जनता राज्य की स्थिति और आंखें बंद कर ले तो राज्य छद्म प्रगति एवं विकास के बहाने राजा का उत्पादन सभी संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करके एक अधिकार कर लेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ आइएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो चौथा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये पांचवा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्होंने सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। जो देखिए खैराती, रामू और छिद्दू है, वो जब आंखें खोला, ठीक है, तो उसको सामने क्या दिखाई मिला, राजा क्यों ही दिखाई मिला। ठीक है, राजा क्यों दिखाई मिला, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। खैराती, रामू और छिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो उन्होंने अनुभव हुआ कि एकजुट नहीं है। जो खैराती, रामू और छिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें अनुभव हुआ कि वे एकजुट नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। राजा ठाट बाट की जिंदगी गुजार रहा है। राजा क्या ठाट बाट का जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए राजा का अस्तित्व तो है, परंतु उसका अस्तित्व राजा द्वारा ही भुलावे में खो गया है। क्या हुआ कि जो परंतु उसका जो अस्तित्व था, ठीक है, तो राजा द्वारा दिए गए भुलावे में खो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये चार हाथ का ये जो क्वेश्चन है, चार हाथ का देख लेते हैं क्वेश्चन। मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने उसका क्या परिणाम निकले। ठीक है, जो मजदूर है, ठीक है, मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मालिक ने क्या क्या प्रयास किया, ठीक है, और उसका क्या परिणाम निकले, ये क्वेश्चन है आपका। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को चार हाथ देने के लिए पहली मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिक रखें। पहली क्या हुआ कि बहुत अधिक पैसे देकर वैज्ञानिक रखें। अगर चार हाथ लगवाने के लिए, किसके, मजदूर के चार हाथ लगवाने के लिए क्या किए कि पहले वैज्ञानिक रखे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक आदमी के चार हाथ नहीं हो सकते हैं। फिर वैज्ञानिक ने आखिरकार बताया कि एक आदमी के चार हाथ नहीं हो सकते। बहुत कुछ करने के बाद उसको पता चला कि एक आदमी के चार हाथ नहीं हो सकते। ठीक है, अगला बात है यहाँ पे, अगला आंसर जो है देख लेते हैं। दूसरी बार उसने कुछ कटे हाथ मजदूरों को फिट करवाने चाहे। जो कटे हाथ कुछ थे, ठीक है, कुछ अरे तो क्या हुआ कि कुछ कटे हाथ मजदूरों को फिट करवाने चाहे। ठीक है, पर ऐसा भी संभव नहीं हुआ। तब उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ फिट करवा दिए। तब क्या हुआ कि मजदूरों को क्या हुआ कि लकड़ी के हाथ फिट करवा दिए। जैसे कोई भी इंसान को अगर आप लकड़ी के जो हाथ हैं, लकड़ी के जो काट रहा था, ठीक है, उसका हाथ अगर फिट करवाते हैं तो वो क्या जिंदा रहेगा आदमी, वो तो मर जाएगा तुरंत। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। लकड़ी के हाथों से मजदूर काम करने का असमर्थ है। देखिए लकड़ी का जो हाथ थे उससे काम करने में मजदूर जो है वो असमर्थ है। लकड़ी के हाथ में कैसे काम होगा, क्योंकि हम लोग काम करते तो हमारा ये जो हाथ है ये बॉडी पार्ट ही है, जो हमारा लैंग्वेज है ये बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यह लकड़ी का हाथ से कैसे काम होगा, तो आप समझ रहे हैं कि लकड़ी के हाथ से तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि लकड़ी के हाथों से मजदूर काम करने में असमर्थ है, बात वही है। अंततः उसने मजदूरों के लोहे के हाथ फिट करवा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि लोहे का हाथ फिट करवा दिए, तो क्या हुआ, इससे मजदूर मर गए।
क्या हुआ कि अगर लोहे का आप हाथ फिट करवाते किसी व्यक्ति को तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा, वो मर गए। मजदूर सब क्या हो गए? मर गए। और उसका मिल का जो उत्पादन है वो क्या हो गया? बाधित हो गया। वो बाधित यानी रुक गया, रुकावट आ गया, बाधित। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 4 हाथ ना लग पाने पर मिल मालिक ने समझ में क्या बात आई? जो उसका जो मजदूर है, ठीक है, उसको जो 4 हाथ नहीं लगा पाया तो उसको क्या फ़ायदा सूझा कि क्या करने से उसका फ़ायदा है? ठीक है, तो वो क्या किया? मजदूरों के 4 हाथ ना लग पाने पर मालिक को समझ आया कि मजदूरों की मजदूरी आधी कर के दोगुना मजदूर काम पे रखें। क्या हुआ? जब उसने हाथ नहीं लगा पाया, 4 हाथ नहीं लगा पाया, काम के स्पीड के कारण मजदूरों के 4 हाथ नहीं लगा पाया, तो क्या किया कि जितने भी मजदूर थे उनकी तनख्वाह क्या किया? आधी कर दिया, आधी कर दिया। और वो जो आधी तनख्वाह उससे काटते थे वो उससे और अधिक दोगुना मजदूर लगा लिए, और जो उससे तनख्वाह काटते थे, ठीक है, जो मजदूर थे उनके तनख्वाह काट के दूसरे मजदूर को वो लगा लिए, मतलब अधिक मजदूर लगा लिए, उसकी तनख्वाह काट के आधा कर दिए तनख्वाह। ठीक है, तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए साझा साझे, ये जो साझे की खेती है इसको जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे साझा बोला जा रहा है कि ठीक है, तो साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? ये जो साझे की खेती है तो हाथी ने किसान को क्या बताया? ये चैप्टर आपका असगर वजाहत, ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 भाग में ये चैप्टर आपको बटा हुआ होगा, 3 या 4 भाग में। ठीक है, तो आप वीडियो निकाल के पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फुल के। चलिए आंसर की जानकारी लेते हैं। आंसर में क्या बोला जा रहा है कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को समझाया। ठीक है, क्या हुआ कि साझे की खेती करने के लिए हाथी ने किसान को समझाया कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जंगल का राजा जंगल का राजा होता है ऐसे कि शेर, और बड़ा सबसे बड़ा जानवर में से कौन होता है? हाथी ही होता है। ठीक है, तो हाथी बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ खेती करते हो, ठीक है ना, तो मेरे साथ खेती करते हो तो तुम्हारे जो खेत है उसको कोई भी जानवर तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये कहता है हाथी कि तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, तुम मेरे साथ खेती करो आराम से। इस प्रकार खेती के रखवाली भी भली प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार जो खेती का रखवाली है अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जंगल में ही रहते हैं, कोई जानवर अगर नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो तुम्हारे खेत को कोई भी छुएगा नहीं, या कोई भी तुम्हारा फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी शब्दों से लिखा हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। हाथी ने खेत का रखवाली के लिए क्या क्या घोषणा किया? तो हाथी ने क्या किया कि हाथी के खेत की रखवाली के लिए पूरे जंगल में डुग्गी पीट दिए। क्या हुआ कि डुग्गी पीट दिए कि मैंने और किसान ने, जो मजदूर है, किसान ने मिलकर साझे की खेती की है, कोई भी उस खेत की ओर ना जाए। ठीक है, अगर कोई भी उस फसल को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये हाथी का बात सभी जानवर सुनकर कोई उधर नहीं जा रहे थे और वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो चलिए आंसर तो जान लेते क्या बोला जा रहा है कि हाथी ने खेती की रखवाली के लिए पूरे जंगल में डुग्गी पीट दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। गन्ने की खेती में उसका साझा था, जो हाथी है किसान के साथ साझा कर लिया था गन्ने का खेती में, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुँचाए, या नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हाथी ने कह दिया अगर नुकसान पहुंचाएगा, कोई भी जानवर अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उस बुरा, मेरे से बुरा कुछ कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो बोला कि अच्छा नहीं होगा अगर तुम लोग नुकसान पहुंचाएगा मेरे खेत को। ठीक है, तो हाथी ने ये बोला, वो साझी का खेती किसान के साथ किया। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का प्रश्न है कि लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कि आधी आधी फसल किस प्रकार जो बांटी हाथी और जो मजदूर किसान है, ठीक है, वो लोग दोनों में से आधी आधी फसल किस तरह बांटा। ठीक है, वो उसको थोड़ा देख लेते हैं। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा हाथी ने आधी आधी फसल बांटने के लिए पहले खेत के से एक गन्ना तोड़ा। ठीक है, क्या हुआ कि हाथी ने आधी आधी फसल बांटने के लिए पहले खेत से गन्ना तोड़ा। किसान से गन्ना मिल बांटकर खाने को के लिए कहकर उसने गन्ना को एक छोर अपने मुंह में लिया। ठीक है, क्या क्या हुआ कि किसान को बोला कि मिल बांटकर खाने के लिए कहकर उसने गन्ना को एक छोर अपने मुंह में लिया और दूसरा छोर किसान के मुंह में दे दिया। अब क्या हुआ कि कुछ गन्ना उखाड़ लिए और अपने मुंह में कुछ ले लिए, और कुछ क्या किए किसान मुंह के मुंह में दे दिए। कोई इंसान गन्ने का खेत में कोई एक बार में गन्ना क्या कोई पूरा खा सकता है? कभी नहीं खा सकता। ठीक है, तो जब किसान गन्ने के साथ साथ हाथी से मुंह की ओर खींचने लगा
तो देखिए क्या हुआ कि जब किसान गन्ने के साथ साथ हाथी से मुंह की ओर खींचने लगा तो उसने गन्ने को छोड़ दिया। इस तरह हाथी और किसान में फसल का बंटवारा हो गया। ठीक है, और हाथी जो है सब फसल को ख़त्म कर दिए और किसान देखते के देखते रह गया। यही आपका चैप्टर समाप्त होता है। चलिए आपका जो आप अगला जो चैप्टर है वो देख लेते हैं। अगला चैप्टर आपका क्या है, देखिए इसका बाद जो आपका जो चैप्टर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जहाँ कोई वापसी नहीं। ठीक है, तो हम लोग वही चैप्टर आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद वो चलेंगे जो चैप्टर आपका है दूसरा देवदास ममता के लिए, वो आपका लास्ट चैप्टर है। तो उससे पहले जो चैप्टर है जहाँ कोई वापसी नहीं, वो चैप्टर आप लोग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वो चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि अमजहर से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमजहर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अमजहर में सुनापन क्यों छा गया। ठीक है, देखिए अमजहर नवा गांव के निकट एक गांव का नाम है। ठीक है, नवा गांव के निकट अमजहर एक नामक गांव है। ठीक है, जिसका जिक्र कवि ने किया है। इसका जो अमजहर नाम किस लिए पड़ा, यहाँ जो आम की पेड़ों की अधिकता है, यहाँ बहुत जैसे बगान बोलते हैं ना, तो अधिकता आम की पेड़ की अधिक होने के कारण इस गांव का नाम अमजहर पड़ा। ठीक है, और इसमें सुनापन क्यों छाया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई जो आमरोली प्रोजेक्ट है, ठीक है, आमरोली प्रोजेक्ट का यहाँ पे आगमन हुआ, इसलिए यहाँ पे सुनापन छाया हुआ है। तो आंसर देखते हैं, हम लोग को समझ में आ जाएगा। अमजहर यानी आम के मौसम में इस गांव में अत्यधिक आम के पेड़ों से झड़ते हैं। क्या हुआ कि जो आम का जो मौसम रहता है तो अत्यधिक आम के पेड़ों से आम पूरा झड़ते हैं इस मौसम में, आम के मौसम में। ठीक है, अब अमजहर गांव में अमरोली प्रोजेक्ट का सरकारी घोषणा के बाद नवा गांव के अनेक गांव उजड़ गए हैं। क्या नवा गांव के अनेक गांव, एक गांव नहीं कई गांव उजड़ गए हैं। ठीक है, तो अमजहर गांव के लोग भी वहाँ से पलायन कर गए हैं। क्या हुआ कि वहाँ से पलायन कर गए। ठीक है, क्या हुआ कि वहाँ से जितने भी गांव के लोग थे वहाँ से पलायन हो गए। क्योंकि देखिए अगर आपका यदि मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्राकृतिक के आपदा के चलते आपका बर्बाद होता है कोई भी चीज़, ठीक है, तो आप वहाँ फिर से जा सकते हैं उस जगह पे। अगर कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ लगा दिया जाता है, उद्योग लगा दिया जाता है, तो आप वहाँ से पलायन मतलब वहाँ से उस जगह को छोड़ के आपको जाना पड़ता है नए जगह। ठीक है, नए जगह जाना पड़ता है, उस जगह को आपको छोड़ना पड़ता है कोई भी अगर उद्योग वगैरह लगा देने से। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ कि अमरोली प्रोजेक्ट का आगमन होने के कारण कि वहाँ के जो गांव के निवासी थे उसको वहाँ से उस गांव को छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए वहाँ पे सुनापन छा गया है। जो हम लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि आधुनिक जो भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया। देखिए आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया, तो अभी मैंने बोला कि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के कारण क्या होता है कि गांव जहाँ के मैं जैसे कि आपका गांव में कोई भी उद्योग लगा दिए अभी, ठीक है, उद्योग लगा दिए, तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि आपका ज़मीन खरीद लेगा, ये आपका ज़बरदस्ती छीन लिया जाएगा और आपको वहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाइएगा। तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया कि एक जगह से जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से आपको दूसरा जगह जाना पड़े, नए जगह। ठीक है, तो उसे ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। आप जा किस लिए रहे हैं कि आपको उद्योग वगैरह से आपको वहाँ से पलायन होना पड़ा, क्योंकि आपका वहाँ जो गांव में है वहाँ पे उद्योग लग गया। अगर आपको प्रकृति से कोई नुकसान होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ फिर से जा सकते हैं। जैसे कि 2-4 दिन आप बाहर में रहे, कोई बाढ़ आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया तो आप कहाँ के पहाड़ किसी मतलब ज़्यादा पानी गिर रहा है तो आप पहाड़ के ऊपर जाके रह सकते हैं, चाहे दूसरा एरिया में फिर जाके आप रह सकते हैं, दूसरा जैसे कि कोई गांव हो गया, कोई शहर हो गया, वहाँ पे जाके सकते हैं, फिर अपना घर आप वापस आ सकते हैं कुछ दिन के बाद। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट या उद्योग लग जाने के कारण आप वहाँ पे उस जगह पे वापस नहीं जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। आप लोग समझ रहे हैं, एक बार आंसर पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेखक ने अपने जहाँ कोई वापसी नहीं, ठीक है, ने लेख बांध जो अन्य सरकारी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट के कारण उजाड़ दिए गाँव से निष्कासित लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। देखिए उजाड़ दिए लोगों को मतलब गाँव से जो निकाल दिए, गांव जो लोग हैं उनको निकाल के शरणार्थी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्या है कि प्राकृति, ठीक है, प्राकृति है, प्राकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिक कारण के विस्थापन में क्या अंतर है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि प्राकृति जो अभी बाढ़ भूकंप वगैरह जो प्राकृति के कारण ये सब जो आता है,
इसका इसका जो इसका विस्थापन है, ठीक है, और औद्योगिकरण का जो विस्थापन है, वो दोनों में अंतर आपका पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको आंसर तो अभी बताया थोड़ा देर पहले, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि उस क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन भी आंसर निकल गया होगा, ठीक है। देखिए कि प्राकृतिक के कारण क्या होता है कि प्राकृतिक आपका जैसे कि बाढ़ उड़ आ गया, आपको अभी समझाएं कि कोई भी कुछ ऐसे आपदा प्रबंधन आया, आपदा आया प्राकृतिक के कारण, तो वो प्राकृतिक के कारण हो गया। और अब औद्योगिक यानी कोई उद्योग गाँव की, जैसे कि कोई भी आप किसी गाँव में रहते हैं उद्योग लगा दिया, तो वो उद्योग के कारण आपको विस्थापन हो गया, ठीक है, वहाँ से आपको जाना छोड़ने पड़ा। बस वही तो आपका अंतर ही है, तो वो लिख दीजिए ना सिंपल शब्द में, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोग कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान माल की रक्षा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी बोला कि 4-5 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए क्या करते, कोई पहाड़ पे चले जाएं कि या किसी दूसरे शहर में जाके रह सकते हैं 4-5 दिन, ये कुछ दिन मान के चलिए 1 महीना भी रह गया, फिर से आ गए यहाँ पे, आपदा जो यहाँ पे टल जाए तो फिर से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। आपदा संकट टलने पर पुनः वो आकर अपने बस जाते हैं, इससे उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। जो ये प्रकृति है उससे उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है, ठीक है। और औद्योगिकरण में तो आप समझ ही रहे हैं कैसा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आंसर बता दिया आपको, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, ये आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको ये क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भूल की बात मैंने क्या की कि लेखक मतलब यहाँ पे लेखक जो है स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी यानी सबसे बड़ी भूल की क्या बात है, यहाँ पे क्या भूल हुई है, ठीक है। लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी पश्चिम देशों देखा देखी योजनाएं बनाते हुए वक्त भूल। क्या हुआ कि जब योजनाएं बना रही थी, जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी जब देखा देखी में योजना बनाई जा रही थी, ठीक है, तो उस समय की भूल की बात कही गई है यहाँ पे। सरकारी योजनाएं बनाते प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन को किस प्रकार नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस विषय में नहीं विचारा गया। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राकृतिक की पश्चिम के सभ्यता से देखा देखी में हम लोग बहुत उन्नति तो कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक को जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, जो नुकसान हो रहा है उसका हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकालें, मतलब उसका कोई जो हल है, उसका तो हल हम लोग तो नहीं निकालें। हम लोग तो सिर्फ क्या है कि मौज मस्ती करना है, ऐश करना है, किसी का जो पश्चिमी देश का जो सभ्यता है उसको हम लोग अपनाने लगे और अपना मौज मस्ती करने लगे। जो उससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है उसमें हम लोग चिंतित नहीं हुए, ना उसमें हम लोग कुछ भी ध्यान दिए, ठीक है। तो यहीं पे वो बोला जा रहा है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी भूल क्या है, ट्रेजिडी यानी भूल, सबसे बड़ी भूल क्या हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे, ठीक है। आप तो समझिए कि औद्योगिकरण ने कैसे कैसे संकट पैदा कर दिया है। क्या हुआ कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण संकट पैदा कर दिया। हमारे पश्चिम शिक्षित अष्टाधारियों बिना सोचे समझे पश्चिमी औद्योगिकरण का नकल करते हुए प्राकृतिक, मनुष्य और यहाँ की संस्कृति में छोड़िए ना, ये आंसर अपना शब्दों में लिखिए, ठीक है। क्या हुआ कि जो औद्योगिकरण है, ठीक है, औद्योगिक जो पश्चिमीकरण जो सभ्यता है उसके कारण देखा देखी में जाल माल जितनी भी हम लोग का जो प्राकृतिक है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, ठीक है। देखिए गाड़ी उड़ी चलता है इतना, जो उन लोग का पोल्यूशन है कहाँ पे जाता है, हम लोग प्रकृति पे जाता है। पेड़ की कटाई और भी जैसे कि बहुत सारी नदियों में कचरा कूड़ा फेंका जाता है, ठीक है। नदियों को अभी क्या हो कि मतलब बहुत गंदी मतलब डर्टी मतलब गंदा, बहुत बहुत गंदा कर चुका है नदी सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्यावरण को संकट है वहीं पे बोला जा रहा है, ये यही क्वेश्चन आपका है, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं समझ कर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है, यहाँ पे जो आपका आने का लायक है ये क्वेश्चन आपका, ये जो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है आने के लायक, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर बचा और एक चैप्टर है आपका ऊपर में, वो देख लेते हैं। जो मैंने अभी बताया आपका कि दूसरा देवदास जो चैप्टर है, ठीक है, तो उसको आज देख लेते हैं। ये आपका आखिरी चैप्टर है दूसरा देवदास, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है कि पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है कि जो गंगा जी की आरती जहाँ पे होती है, ठीक है, भावपूर्ण में अपने शब्दों में वहाँ पे वर्णन करने को बोल रहा है कि हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए आप आंसर देखिए, हर की पौड़ी पर हर रोज़ सुबह शाम आरती होती है, ठीक है। हर की जो पौड़ी है वहाँ पे क्या होता है कि हर रोज़ सुबह शाम आरती होती है। आरती के अवसर पर हर की पौड़ी पर अद्भुत दृश्य होता है, अद्भुत दृश्य। देखिए वहाँ पे शाम का टाइम कोई भी जगह पे अगर
जो पूजा स्थल है वहाँ पे आप देखिएगा कि तो बड़ा बड़ा आरती से जो उसका जो प्लेट रहती, जो आरती दिखाने वाला रहता है ना, कि पता नहीं उसका क्या नाम है, बट जो उसको आरती दिखाते तो वो दृश्य देखने का लायक होता है। ठीक है, वो दृश्य आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देश विदेश से देशनार्थी आकर इस आरती में शामिल होते हैं। देखिए देश विदेश का आदमी भी आकर इस जो आरती है उसमें शामिल होते हैं। गंगा नदी के तट पर बने पवित्र स्थान के हर की पौड़ी पर लोग फूलों के दोने पर धूप बत्ती दीप आदि लेकर एकत्रित होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे जो हर की पौड़ी पे है, ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फूल के दोने धूप बत्ती दीप आदि लेकर एकत्रित होते हैं। ठीक है, सबके हृदय में पवित्र नदी गंगा के प्रति माँ का समान श्रद्धा है, आस्था एवं विश्वास होता है। सभी धार्मिक भावना से युक्त होकर गंगा नदी के स्तुति में पूजा अर्चना करते हैं। क्या होता है कि सभी धार्मिक भावना से युक्त होकर, ठीक है, गंगा नदी की स्तुति में पूजा अर्चना आरती करता है। ठीक है, जो खाकी वर्दी में स्वयंसेवक अवस्था बने हुए श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे होते हैं। पीतल के नीलांजलि में हजारों देसी घी में भीगी बत्तियां जलाई जाती हैं। ठीक है, सभी के माथे पर सिंदूर टीकों से सज्जित है। पड़े जोर जोर जो पंडे हैं, ठीक है, पंडे यानी पाड़े यानी पंडे मतलब पंडित जी, ठीक है, जोर जोर से आरती गा रहे हैं। कहीं कहीं लाउड स्पीकरों पर आरती की कैसेट चल रही है। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि लाउड स्पीकर से मतलब बाजा जो साउंड होता है उसमें क्या हो रहा है कि आरती लगाया गया है बाजा में। ठीक है, हर की पौड़ी पर चारों ओर जोर शोर से घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। लोगों फूलों के दोने के गंगा की लहरों में प्रवाहित कर रहे हैं। कुछ लोग गंगा में नहाए और गीले वस्त्रों में ही खड़े हैं। आरती के बाद मुरमुरे इलायची दाने का प्रसाद वितरित होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को डिस्कस करने वाले। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया जीविका और जीवन है, तो इस कथन पर आधार गंगा पुत्र के लिए जीवन का परिवेश चर्चा कीजिए। आपका ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखक ने अपनी कहानी में हर की पौड़ी के पर घूमते तैरते गंगा पुत्र का जिक्र किया है, बताए हुए गंगा मैया की उनकी, ठीक है, नीचे देखते हैं क्या है, उनकी जीविका और जीवन है। देखिए जो गंगा मैया के पास जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे गंगा पुत्र के लिए जो गंगा मैया की जीविका है, ठीक है, जो वहाँ पे जो आदमी सब रहते हैं उसको गोताखोर भी बोला जाता है, गोताखोर। ठीक है, गोताखोर भी उसे बोला जाता है। हर की पौड़ी पर दशानथी जब पूजा अर्चना करते हैं तो दक्षिण स्वरूप कुछ सिक्के गंगा नदी के भेंट में करते हैं। गंगा पुत्र कहलाने वाले ये गोताखोर दोनों सिक्के को बटोर लेते हैं। क्या होता है कि जो गोताखोर कहलाते हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं कि दोने से, ठीक है, वो दोने से कुछ सिक्के को बहा देते हैं गंगा नदी में, और जो गोताखोर हैं उस दोने से सिक्के निकाल लेते हैं, अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो। ठीक है, कभी कभी दोने में, ठीक है, क्या होता है कि दोने में जलती घी बत्ती से उनके लंगोटे में आग तक लग जाती है। लंगोटे के जल जाने से इन्हें तो ना कोई भय है और ना ही कोई चिंता है। वो शीघ्र ही गंगा में बैठकर आग को शांत कर देता है। गंगा के लहरों में बटोरे गए पैसे को उनके परिवार को पेट पालती है और उन्हें हर रोज़ जीने का सहारा मिलता है, और उसको वहीं से जीने का सहारा मिलता है। ठीक है, देखिए ये दो जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन बचा है आखिरी आपका जो दो प्रश्न है, आप इसको खुद से कर लें। एक प्रश्न ये है, क्योंकि अगर हम इसको दो क्वेश्चन और बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा भाग जाएगा। ठीक है, और उतना आप लोग अभी टाइम नहीं है जो उतना आप लोग देख पाइएगा वीडियो। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप 2 बार पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए ये जो 4 का क्वेश्चन है आप इसको रोक के लिख लीजिए, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो आपका यहाँ जो, और ये 5 नंबर। ठीक है, ये भी आपका तीनों जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका मॉडल सेट में दिया हुआ है। और जे का अध्यक्ष ने तो कह ही दिया है कि आपका मॉडल सेट से बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लगभग क्वेश्चन आपका अटैच करेगा मॉडल सेट से ही, तो आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मॉडल सेट से ही रिलेटेड है सभी। आप एक बार मॉडल सेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो। हिंदी का लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर मॉडल सेट नहीं देखें सेकंड टर्म का तो मॉडल सेट जाकर देख लें। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को
सभी क्वेश्चन का हल मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वहाँ में तो ये वीडियो आप देख लें, आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।